नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जब न्यूज। हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, जो कि अलग अलग पदवी में काम कर चुके हैं और बहुत ही सराहनीय काम कर चुके हैं। तो आज हमारी इनसे मुलाकात है और इनसे अलग अलग सवाल करेंगे और जो आने वाले बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे इनसे, और इन सारी पदवी पर ये कैसे पहुंचे और इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, ये सारी बातें इनसे करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और आपने अलग अलग पदवी में काम किया है, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? देखो, एज ए स्टूडेंट मैं सेल्फ मेड आदमी। मेरा जन्म छोटे से गांव में हुआ था। मेरा एक ऑटोबायोग्राफिक बुक भी है जिसका नाम है संघर्ष यात्री। राजहंस पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया है और मेरे ख्याल से उनकी पहली एडिशन पूरी खत्म हुई है। तो मुझे तो पहले से ही संघर्ष करना पड़ा बचपन से। यानी जब मैं पढ़ता था तो स्कूल में, उस समय मेरे फीस और किताबों के लिए मैं जो समर वैकेशन होती है उसमें मैं खेती पे काम करता था और वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे था पूरा था हमारे गाँव में, वहाँ काम किया। जब भी आते मेरा उस टाइम का वेज 12 रुपये पर डे था। फिर पूरे समर वैकेशन में फिर मैं काम करके अपने एजुकेशन के लिए पैसे जमा। प्रफुल्ल पटेल जो है उनके फैमिली का वहाँ काम था, वो जेठा भाई बीड़ी, उनका मेन काम था वो चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ काफी फॉरेस्ट था, तो उसमें समर में तेंदुपत्ता जमा करते थे और वो फिर उसको प्रोसेस करके उसकी बीड़ी बनाते थे। तो मैं उनकी वो 3 महीना जो प्रोसेस होती थी, उनकी जो फड़ी जहाँ जमा करते थे वहाँ मैं काम करता था। और तो पूरा मेरा एजुकेशन है मैंने अपने कमाई पे लिया। छोटा सा गांव था मेरा, वहाँ छोटा सा देहात था गढ़चिरौली के बॉर्डर में। आपने गढ़चिरौली नाम भी नहीं सुना होगा। तो वहां से आना, फिर पिताजी भी बहुत छोटे से किसान थे, तो ऐसे इसमें हमें खुद अपना जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। पूरा एजुकेशन मैंने अपनी मेहनत से करना पड़ा। बाद में कोई गाइडेंस नहीं था। जैसे आपकी यूपी में काफी अवेयरनेस होता है, हर घर में कोई आईएएस बने। महाराष्ट्र में तो कोई सिविल सर्विस पे लिखते ही नहीं थे, इसलिए जो जॉब मिला वो करते जाना पड़ा। मैंने पहले एक स्कूल टीचर करके काम किया, मैथ्स पढ़ाता मैं लड़कियों को, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता, क्योंकि जो मेरा एसएससी रिजल्ट था मैथ्स का, मेरे ख्याल से अभी भी रिकॉर्ड है। फिर वो काम करते बीआरसी में अभी वहाँ मिल गया जॉब। फिर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्जाम दिया, वहाँ पास हो गया। वो करते करते फिर मैंने आईएएस लिखा। तो ये आपको किताब ले लो, कोई इसमें आ जाते हैं, मैं उसका एड्रेस दे रहा हूँ। फिर संघर्ष यात्री में सब है किस तरह से अपने को खुद अपना लाइफ बना। ये नहीं कि फैसिलिटी नहीं तो होता नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल टीचर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कैमरा मैन, ऐसे करते करते, क्योंकि घर में बैठ के तो पढ़ाई कर नहीं सकते थे, फिर फैमिली चलाना था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था किसका, तो खुद कमाते जाओ और उसी समय पढ़ाई करके। एक्चुअली जब मैं आईएएस लिखा तो मेरे पास किताबों के लिए पैसा नहीं,
नहीं तो बाकी लोग आए थे तो उनको सब सपोर्ट मिलता। तो मैं बैंक में जॉब करता था और 4 बजे जब बैंक खत्म हो रही थी तो मैं आगरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, और जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती तब तक वहां बैठता था। मुझे स्पेशल परमिशन में नहीं मिला, वहां ही पढ़ूंगा, किताबें ले नहीं सकता था घर में, इसलिए वहां ही पढ़ता था। जब लाइब्रेरी बंद होते वक्त मुझे लाइब्रेरी आता था, सर अभी हमें बंद करना है, आप चले जाइए। ऐसा एक बड़ा संघर्ष था, इसलिए मैं ऑटोबायोग्राफी का नाम भी संघर्ष है। और लगन, मेहनत, आईएएस में आने का भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये देश, ये समाज है, ये समाज में वो एक दलित अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से काम करिए नहीं, जो है, जो हाजी करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, उनको ये स्वीकार करते हैं। और हम शुरू से अम्बेडकरियन थे, तो संघर्ष तो वहां भी करना पड़ा, क्योंकि हमने अपने लाइफ में अम्बेडकर का प्रिंसिपल उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इनफैक्ट मेरा जब बुक रिलीज हुआ तो सुशील कुमार शिंदे का भाषण अभी दिल्ली में हुआ था, उन्होंने बताया कि मैंने नजदीक से देखा है, वो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, इन्होंने बाबा साहब के प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सर्विस ऐसी सर्विस मायना नहीं है। तो यहां आने के बाद जो बाबा साहब के प्रिंसिपल थे कि समाज में न्याय मिले, गरीबों को न्याय मिले, और आप जब गरीबों को न्याय देने के लिए देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ का जो प्रस्थापित समाज है, जो चंद, उनका पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन उनके हाथ में पूरा देश की समाज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो नहीं चाहते कि उनकी जो मोनोपोली है उसमें कोई किसी की एंट्री हो जाए। और इसलिए उनको जब गरीबों को न्याय देने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था मलकापुर, वहां एक गांव था जहां एक ही कुआं था, और वहां के जो सुवर्ण थे, यानी जो तथाकथित उच्च समाज थे, भगवान को मालूम उनको उच्च समाज क्यों बोलते हैं, तो वो वहां के जो दलित थे, बुद्धिस्ट थे, वहां के 10 फैमिली के बुद्धिस्ट थे, वो कुएं से उनको पानी नहीं लेने देते। आपको मालूम है विदर्भ में समर में काफी पानी की दिक्कत होती है, 30 साल पहले की बात, उस टाइम तो काफी था। तो मेरे तहसीलदार मेरे पास आए, बोले सर 18 साल का प्रॉब्लम है, हम बौद्ध फैमिली के लिए टैंकर लगा देंगे। तो तहसीलदार ने बोला साहब हर साल समाज में प्रॉब्लम होता ही है, यहाँ के बौद्ध कुटुंब है उनके लिए हम टैंकर लगाएंगे। मैंने बताया सवाल टैंकर का नहीं, सवाल प्रिंसिपल का है। अगर आजादी के 50 साल बाद अगर दलित समाज को कुएं से पानी लेने के लिए अगर पाबंदी होती है, तो उसका सॉल्यूशन टैंकर नहीं है, उसका सॉल्यूशन कायदा है। और मैंने तहसीलदार को बताया, आप फिर जाओ और आपके सामने वो दलित को वो कुएं से पानी लेंगे। 1 घंटे के बाद तहसीलदार वापस आ गए, उनको यहाँ कुछ काला पकड़े, हुआ क्या? तो सब वहाँ के सवर्णों ने मैंने जब आप जैसा बताया ऐसा मैंने दलित को बताया पानी लेने के लिए, मुझे घेराव किया, मुझे मारने की कोशिश की, मेरी जीप जलाने की कोशिश की, और आखिर मैंने लिख के दिया ये कुएं से दलित पानी नहीं लेंगे, और निकल आया। फिर मैं खुद गया 25 पुलिस लेके, और जिन्होंने बंदी की थी उनको सबको अरेस्ट करके 21 दिन के लिए। तो उसके बाद तो बड़ी चर्चा हुई मेरे बारे में, ट्रांसफर करो, मुझे सस्पेंड करो। अभी तक कई बार हुआ सर, ऐसे में डिसीजन लेता असेंबली में, सतीश खोरागड़े,
ज्यादा ये करते कि सुंदर को सस्पेंड कर दो। ये मैं आईएएस हूँ, मैं थोड़े कायदे से काम करा था, लेकिन ये जो है गरीब लोगों ने जब न्याय देने की कोशिश करते तो उस टाइम आपको समाज व्यवस्था से भी संघर्ष करना पड़ता है। और दुर्दैव की बात है, जो अधिकारी जो ऑफिसर है दलित समाज से आते हैं, आरक्षण का फायदा लेते हैं, वो सर्विस में आने का अपने समाज को भूल जाते हैं। उनको संघर्ष नहीं करना चाहिए, उनको अपनी खुशी संभालना है, अपना कंफर्ट देखना है, तो वो संघर्ष नहीं करते। ठीक है, जो मेरे पहले भी तो ऐसा हुआ था, सबने बोला कि लगा दो टैंकर, मैं भी टैंकर लगा सकता था, लेकिन बुनियादी बात है, जिस देश में कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन इंसान को अगर पानी से लेने से बाद ये समाज नहीं। और इसमें ये ऐसी जो मनस्थिति है उसको शासन ने रोकना जरूरत है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। आप कभी किसी में से मराठी पढ़ोगे तो किताब बुला लो, तो इस तरह से ठीक है, मैं संघर्ष करता गया, काफी तकलीफें होती गई, लेकिन उसका फल भी मिला। ऐसा नहीं, समाज ने काफी प्यार दिया, मीडिया ने काफी प्यार दिया, सरकार ने भी हर काम में सराहना की। और और ये विभाग इतना करने के बाद भी मेरे बारे में इतना सीधा भी लिखते थे, उल्टा भी लिखते थे। 4 शब्द तो इसके लिखेंगे, प्रेस करेंगे तो 2 शब्द मेरे, फिर भी सरकार ने मुझे अच्छी पोस्टिंग दी हर साल, क्योंकि मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं। वो ना नहीं, एक बार हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था, मुझे याद है कि he transferred very shortly, every 9 or 10 months, but always land in the important post because government cannot ignore his efficiencies. हिंदुस्तान टाइम्स ने 2009-10 में लिखा। तो संघर्ष तो मेरे सर्विस का और उसके बाद का भी अविभाज्य रंग है, और उसमें कोई दुख नहीं हुए, क्योंकि अगर ये उसमें आने के बाद भी यानी आईएएस को, अफसर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होता है, उनके ऊपर कुछ नहीं, कितना भी चिल्लाओ कुछ हो सकता है। 311 में कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में लिखा है कि नथिंग कैन बी डन अगेंस्ट हिम एज लॉन्ग एज ही एक्टिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ द लॉ। तो ये होने के बाद भी अगर आप समाज को न्याय नहीं देंगे तो फिर ये पोस्ट में आने का कोई मतलब नहीं है कि पान का दुकान वैसे ज्यादा कमा नहीं पाएगा। और इसलिए जब हम गरीब आदमी इंसान, जो पीड़ित समाज है, जो शोषित समाज है, उनको न्याय देना ये मेरे सर्विस का मेन प्रिंसिपल है। और इसके लिए काफी दिक्कतें भी हुई, काफी तकलीफ भी हुई, और उसमें कोई दुख नहीं है। देयर इज नो फ्री टी, आपको अपने उसूल पे चलना है, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, उसके लिए आप मेंटली रेडी रहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये सर्विस में आना यानी एक सिर्फ एक सर्विस नहीं है, जब ये सर्विस नहीं है तो ये सामाजिक समता के लिए जो संघर्ष करने के एक अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जिसके इरादों में दम हो उसके आगे बढ़ने से कोई भी ताकतें नहीं रोक सकती हैं, और हमारे सामने जीता जाता उदाहरण। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप गांव से थे और फिर आपने अलग अलग पद पे जब काम किया तो आप शहरों में भी गए, तो आप गांव और शहर को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, जो गांव है, गांव में इंटरपर्सनल रिलेशन ज्यादा क्लोज रहते हैं, और इसलिए ये जो मैंने इसलिए गांव है, इसलिए वहां सोशल जो स्ट्रेस होता है वो भी ज्यादा होता है। शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में तो बेसिकली हर आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए आता है और एक तरह की एनॉर्मिटी होती है, वहां भी होते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ ज्यादा जो ये शहर में जो रहता है उसका ज्यादा
ख्याल अपनी तरक्की के पीछे, रोजी रोटी के तरफ, उसमें इतना यानी जो संकुचित भावना नहीं रहती है। फिर अर्बनाइजेशन जिसको अपन शायद ये एक प्रगति का ही लक्षण है। इम्यूनिटी ज्यादा रहती है, सिविक इम्यूनिटी रहती है, तरक्की के लिए कई रास्ते रहते हैं, और जिसको मेहनत करने की जिनकी मनोकामना है, इच्छा है, उनके लिए यानी वो तरक्की के कई मार्ग शहर खुले कर देता है, जो कि गांव में नहीं होता। तो इसलिए हर देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है, उसमें से एक पॉइंट शहरीकरण भी है। कितने परसेंटेज लोग शहर में रहते हैं। जो देश में ज्यादा लोग शहर में रहते, वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्री समझी जाती है। ये शहरी एक डेवलपमेंट का प्रोग्रेस का एक माध्यम हो गया है। तो सर, जिस तरीके से अभी ये कोरोना काल की स्थिति चल रही है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी स्थिति काफी दयनीय है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बड़ी दुख की बात है, और इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना, क्योंकि बेसिक ऐसा हुआ, हमारे जो अभी कोरोना तो देश में आ गया, और ये ऐसी बीमारी है पता नहीं चलता है कौन, बाकी इसमें कोई हार्ट अटैक पता चलता है बीमार है भी इससे। इसमें एसिम्प्टोमेटिक जो है वो लोग ज्यादा हो, और इसमें फैलने की चांसेस भी ज्यादा है। तो एक तो शुरुआत में हमारी जो रिएक्शन थी वो थोड़ी नीजा क्रिएशन बोलते हैं, सडनली कुछ तो नहीं कर देना, सडनली एकदम सब बंद कर देना, जरूरी था, लेकिन फिर प्रोविजन करके बंद करना है। तो इससे क्या है, डिसिप्लिन नहीं होने से समाज में एक संवेदनाशील होना चाहिए। जैसे कि एक बार बताया, समझ ले कि ये इंसान के क्लोज कॉन्टेक्ट से बढ़ता है, तो एक महीने के लिए अगर आप सब लोग पहले एक महीने में मास्क पहनते, क्राउड अवॉइड करते, तो शायद एक महीने में कंट्रोल में आ जाता। लेकिन उस टाइम हमने नहीं किया। उससे दो कारण थे, कुछ लोग कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं, कुछ लोग कर ही नहीं सकते थे, उनको कोई चारा ही नहीं था। जो उसको ऐसा था कि आज काम मेहनत नहीं करेगा, अच्छा उसकी रोजी रोटी ऐसी भी बंद हो गई, फिर बोले अभी खाने के लिए क्या है, वो उनका सवाल है। तो इसमें दोनों तरफ से भी सरकार ने भी अपने सिटीजन के बल बोलते हैं, और ऐसे इमरजेंसी में उनके लिए, जो कि वेस्टर्न कंट्री में हुआ, अमेरिका में जैसे ही लॉकडाउन हो गया, हर एक के अकाउंट में $1,500 डाल। तो यहाँ का जो मध्यम वर्गीय गरीब समाज था, जो एक दिन काम नहीं करेंगे तो खा नहीं सकते, तो सरकार की जवाबदारी थी कि वो 20 दिन उनको, अगर घर से आप बाहर नहीं करना चाहते, उनके लिए 20 दिन का राशन दे दो। तो हमने किया है, हमने तो बोल दिया बंद, और यार हम भूखे थोड़ी मरने वाले हैं। तो वो, और जो कर सकते थे, घर मेरा सदस्य आप और मैं, हम लोग भी नहीं रहे, आप भी निकले घर से बाहर। मैं पहले ही बताया कि मैंने जान लिया मास्क नहीं निकाला, कि मुझे दिखाना था मैसेज। एक समाज में एक संवेदना होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वो हम नहीं होने से काफी बढ़ गया। अच्छा, उसमें सबसे बुरा जो नतीजा आ गया, लोग मर गए, बीमार हो गए हॉस्पिटल में, उससे ज्यादा इफेक्ट हुआ अर्थव्यवस्था। आज का आपका जीडीपी -26 है, करोड़ों लोगों के जॉब चले गए, यानी पूरा जो देश की तरक्की कम से कम 15-20 साल से पीछे चली गई। जॉब चले गए, सब धंधा बंद हो गया, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा। अच्छा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा, इसलिए प्रोडक्शन में रहा। आदमी प्रोडक्शन क्यों करता है? इसलिए कोई खरीदने वाला है, यहाँ खरीदने वाला नहीं था, और आज भी उनके पास पैसा नहीं है। तो जो देश में जो अर्थव्यवस्था चलती है,
वो डिमांड पे चलती है, डिमांड ऑफ द पुअर। परचेसिंग पावर ही नहीं है। एक तरफ से अपने परचेसिंग पावर खत्म कर दी, लोगों की जॉब नहीं रहे, पैसा नहीं रहा, क्या खरीदेंगे? और वो नहीं खरीदते इसलिए इंडस्ट्री बंद हो गई, उससे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो ये दुष्ट चक्र जिसको हम इसमें रिसेशन बोलते हैं आर्थिक, ये एक सिचुएशन आ गई। और बड़ी दुख की बात है, अभी तक वहां से निकले ही नहीं, और मुझे नहीं लगता है कम से कम 2-3 साल निकलेंगे, क्योंकि इसमें जो अर्थव्यवस्था में जो केन्स सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने जो बताया कि ऐसे इसमें सरकार का ने ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग पावर क्रिएट करना चाहिए। केन्स ने तो एक बार जब ग्रेट रिसेशन आया था यूरोप में, तो केन्स ने तो ऐसा था कि जब रिसेशन होता है, जब डिमांड नहीं होती है, लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं होती, कुछ नहीं तो सरकार ने खड्डे खोदना चाहिए, और वही खड्डे बंद करना चाहिए, यानी जिसके लिए जनता को पैसा, खड्डा खोदने के लिए पैसा मिले। खड्डे हुए काम नहीं है, लेकिन लोगों को फ्री तो पैसा देना नहीं है, ये आलसी बन जाएंगे। इसलिए खड्डा करो, उसके लिए पैसा दे दो, खड्डा हो जाए उसके लिए पैसा दो, वो पैसे से वो चीजें खरीदने जाएगा, और वो खरीदता करके इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी, और फिर इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी तो और परेशान आता है। तो रिसेशन के बाहर निकलना, कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, वो भी जल्दी नहीं हो रहा, क्योंकि हम अभी भी डिसिप्लिन नहीं है। जैसे आप सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, फिर भी हम नहीं कर रहे डिसिप्लिन भी। तो समाज में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसको मैं सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता, वो नहीं है, उससे बीमारी बढ़ गई। जो उसको रिस्पॉन्स था वो इतना, यानी जिसका पूरा प्लानिंग नहीं करके हुआ, इसलिए अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। अर्थव्यवस्था खत्म होने के कारण लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो, तो बड़े दुविधा में समाज फंसा जाएगा। और इसके बाहर निकालने के लिए सरकार को ही बड़ी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेगी, जो वेस्टर्न कंट्री में ली गई। तो हम रिस्ट्रिक्शन जब करते हैं गरीब समाज पे, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन में उनकी व्यवस्था भी होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट। क्या है वेलफेयर स्टेट? ये होता है कि सरकार को जनता के वेलफेयर का भी काम करना पड़ता है। सिर्फ बता नहीं सकते आप ये नहीं करो वो नहीं करो, ठीक है, वो अधिकार है। उसी समय आपकी जो प्रॉब्लम आ जाएंगे उसके लिए भी आपको हेल्प करना है। तो मैं तो बड़ा ये सोच के, क्योंकि मेरा काम ही है, मेरा तो कोई इच्छा नहीं पढ़ना अब लिखना, यही मेरा है। आप अभी देखो गूगल में टाइप करके टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरे 10 ब्लॉग है, तो मैं पढ़ता लिखता, उससे मैं बड़ा परेशान हुई चल रहा है इससे। तो समाज बड़ा पीछे चल गया, गरीब लोगों की बड़ी दिक्कत हो रही, लोगों की परचेसिंग पावर चली गई, कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, वो कैसे यहाँ से निकलेंगे? फिर अर्थव्यवस्था अपने इस पे कैसे आएगी? ये बड़ी चिंता की बात है। सर, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये कहां तक वाजिब है? आप इस बारे में क्या? आप जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको कोई, बट आप उस फील्ड में रह चुके हैं और आप उनका कोई ये होगा ना, कोई उत्सुक होगा उसके लिए। जब कोई एक इंसान आजकल जॉब मिलता नहीं, अरे आईएएस अफसर जब इस इशू पे इस्तीफा दे रहा, इसका मतलब उसके कुछ विचार होंगे, उनको उससे लगता होगा कि कुछ गलत हो रहा है। तो इतना इजी जॉब छोड़ता नहीं, आईएएस का जब तो कोई छोड़ता नहीं, तो they must be very socially very committed people। जिस तरीके से बस को लेकर ये कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है निजीकरण के लिए, और आप उसके महाप्रबंधक भी रह चुके हैं, और अगर बात करें कोरोना काल की, तो जो बेस्ट बस है कोरोना काल में उसने बहुत अहम भूमिका निभाई है। जब लोकल ट्रेन बंद हो गई थी तो बेस्ट बस के सहारे ही लोग ट्रैवल कर रहे थे, और अपनी जो जरूरी जगह है या फिर दफ्तर है वहां पर जा पा रहे थे, जिसको मुंबई की सेकंड लाइफलाइन भी कहा जाता है। और इसको लेकर अभी निजीकरण की बातें चल रही है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं तो बुनियादी निजीकरण के खिलाफ हूं।
इसका ही नहीं, मैंने माड़ा को निजीकरण से बचाया था, मैंने बेस्ट को निजीकरण से बचाया, क्योंकि ये देश में पूंजीवादी लोग जनता की सेवा नहीं कर सकते, कहाँ भी नहीं करते, उनका काम ही नहीं है, उनका काम तो प्रॉफिट कमाना। तो अगर आम जनता को सुविधा देना है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, उसको ठीक से चलाओ। अभी देखो, आपने खुद बताया कि जब रेलवे बेस्ट ने लोगों के लिए, सॉरी, फिर अगर ऐसा है तो बेस्ट का सपोर्ट यानी जनता को सपोर्ट है। तो ये जो बड़े सरकारी ये उद्योग बना है 50 साल में, उसके पीछे कुछ एक बड़ा आइडियोलॉजी थी कि जो देश में ज्यादातर जनता गरीब है, वो देश में सामाजिक उनका देश के जो जनता को सुविधा अगर देना है, अर्थव्यवस्था सही मायने में मजबूत करना है, तो इसके लिए सरकार को अपना उत्तरदायित्व पूरा करना पड़ेगा। और उसी के लिए ये पब्लिक सेक्टर बनाया गया। बड़े बड़े पब्लिक, ONGC है, ऑयल इंडिया है, ये सब है, और सरकार को नफा भी दे रही। ऐसे नहीं पब्लिक सेक्टर है जहां समय पे थोड़ा, जैसे बेस्ट, अभी बेस्ट के एक साल 30% ये हो गया होगा, उससे भी कम हुआ, लेकिन उन्होंने चलाया। तो एक वो बिजनेस करके नहीं चलाया, समाज को एक सुविधा देना, इसलिए अगर बेस्ट चली है तो वो ही सरकार ही कर सकती है। तो मैं बुनियादी सरकार में ये जो यूटिलिटीज है उनका जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, कि उससे जनता को काफी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जो आप IAS ऑफिसर रह चुके हैं और आने वाले जो बच्चे हैं जो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे जो वो अपनाएं और उस फील्ड में वो आगे बढ़ें और लगे? टिप्स संदेश यही दूंगा कि IAS अफसर तुम बनते हो तो उस समय आपके ऊपर, क्योंकि जिस दिन आप IAS बनते हो उस दिन आपके राज्य घटना की शपथ लेते हैं, उसके संरक्षण के लिए राज्य घटना से के जो मूल सिद्धांत है उसी के तत्व पे काम करने, तो वो ख्याल में, यानी IAS अफसर कोई बनना नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है। तो जो भारतीय राज्य घटना में जो मूल तत्व है उनके मुताबिक समाज में काम करना, न्याय देने के लिए IAS बनो, ताकि इसको एक पेट भरने का साधन मत समझो। तो ये समाज सेवक, समाज बनाने के लिए आपको दी गई संधि है, अपॉर्चुनिटी, इससे काम करना। तो जैसा कि आपने देखा कि एक गांव से ये बिलोंग करते हैं और आज इतने सारे संघर्ष करके आगे बढ़े, तो ये हमें सिखाते हैं कि अगर हम मेहनत करें तो हम किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता, बस हमारे इरादों में दम होना चाहिए और हम बस मेहनत में लगे रहें। रोकने के लिए दुनिया बहुत आएगी, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, पर हमें अपने इरादों पे फोकस करना है। तो ये थे हमारे साथ उत्तम जी, और इसी के लिए हम आज विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।